बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज से। ब्रेकिंग खबर यह है कि चंबा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है। जी हां, चंबा सीट पर बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया था, जिसकी घोषणा की थी, वो उम्मीदवार बदल दिया है। इंदिरा कपूर की जगह नीलम नैयर को टिकट दिया गया है। इंदिरा कपूर का पत्ता कट चुका है। हालांकि जब सूची जारी हुई थी तो इंदिरा कपूर का नाम उसमें शामिल था, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार को बदल दिया है। इंदिरा कपूर अब चंबा सीट से उम्मीदवार नहीं है, बल्कि इंदिरा कपूर की जगह नीलम नैयर को टिकट मिला है। वर्तमान भाजपा विधायक पवन नैयर की पत्नी है नीलम। बता दें कि चंबा सदर से भाजपा प्रत्याशी इंदिरा कपूर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसमें भ्रष्टाचार के एक मामले में स्पेशल जज द्वारा चंबा से जो प्रत्याशी थी, इनके ऊपर एक मामला था, तो इन्हें सजा सुनाई गई थी निचले स्पेशल जज के द्वारा, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। स्पेशल जज चंबा ने अगस्त 2021 में सुनवाई की थी और इस सुनवाई में 3 साल की सजा बताई गई थी, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट ने इंदिरा कपूर की अपील पर आज सजा पर रोक लगाई। जिला परिषद सदस्य रहते उनके खिलाफ दर्ज हुआ था मामला, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हाईकोर्ट से भले ही राहत मिली हो, लेकिन बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की थी उसमें इनका नाम था, लेकिन इधर से इन्हें राहत नहीं मिल पाई है और इंदिरा कपूर का जो टिकट है वो कट गया और उनकी जगह पर इंदिरा कपूर की जगह पर नीलम नैयर को टिकट दे दिया गया है। तो ये है एक बड़ी खबर। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। चंबा सीट पर जो उम्मीदवार थी उन्हें बीजेपी ने बदला है। चंबा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बदला। इंदिरा कपूर की जगह नीलम नैयर को टिकट दिया गया। और नीलम नैयर के बारे में बता दें कि जो वर्तमान में भाजपा के विधायक है पवन नैयर, उनकी पत्नी है नीलम। और चंबा सदर से भाजपा प्रत्याशी इंदिरा कपूर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। एक मामला था भ्रष्टाचार का, जिसमें उन्हें स्पेशल जज ने 3 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उस सजा को फिलहाल हाईकोर्ट ने अभी रोक दिया है। लेकिन दूसरी राहत जो सीट के नाम पर मिल सकती थी, प्रत्याशी के बतौर मिल सकती थी, वो राहत इंदिरा कपूर को नहीं मिल पाई। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, रिपोर्टर हमारे लाइव जुड़ रहे हैं। एम ठाकुर, मैं आपसे जानना चाहता हूं हेम कि ये पूरा मामला क्या था। हाईकोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन जो किस्मत है उन पर शायद मेहरबान नहीं है, जहां तक बात उम्मीदवारी की है। जी बिल्कुल। देखिए, पिछले कल जो सूची जारी हुई थी कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से, माफ कीजिए, तो उसमें इंदिरा कपूर का जो था वो चंबा विधानसभा क्षेत्र सदर से था। उनका नाम जो था यहाँ पे घोषित हो चुका था। जैसे ही उनका नाम घोषित यहाँ पर हुआ तो तुरंत जो था लोगों में काफी यहाँ पर जो उनके समर्थक थे, जो पवन नैयर थे, उनके समर्थकों ने काफी हो हल्ला मचाया और शहर में एक जोरदार प्रदर्शन किया, जो ऊपर खूब नारेबाजी की गई और ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि जो टिकट है वो पवन नैयर की जो पत्नी है नीलम नैयर, जो चंबा जिला की जो अध्यक्षा भी है, नगर परिषद की अध्यक्षा भी है, उन्हें दिया जाए। तो कुल मिलाकर काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। उन्होंने उनको 24 घंटे का समय दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर पार्टी हाईकमान अपना फैसला नहीं बदलती है तो जितने भी भाजपा के जो कार्यकर्ता है, मंडल के कार्यकर्ता है, मंडल से जुड़े सभी लोग हैं, वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा देंगे। तो ये बात जो थी वो काफी आगे तक पहुंची और हाईकमान तक भी ये बात पहुंची थी और इसके ऊपर पूरे दिन जो है मंथन चलता रहा। जो 6 सीटें थी भाजपा ने जो डिक्लेयर करनी थी, उसके साथ साथ ये चंबा की सीट का पेच भी फंसा हुआ था। हालांकि जो इंदिरा कपूर थी, जिनकी पहले से ही जो नाम अनाउंस हो चुका था, उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से अपील की थी कि कल सुबह 11 बजे वो नामांकन भरने के लिए जाएंगी और सभी जो उनके समर्थन के लिए आएंगे
और थोड़ी ही देर के बाद जो पवन नैयर जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी एक जो वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल किया कि ठीक 10:30 बजे वो अपनी पत्नी नीलम नैयर के साथ नामांकन भरने के लिए जाएंगे। तो पूरा दिन ये राजनीतिक उथल पुथल यहाँ चलती रही, लोगों में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हेम जी, ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है, या पार्टी के जो बड़े सोर्सेज है ऊपर से वो क्या कह रहे हैं कि क्यों टिकट काटा गया? देखिए, पहले तो बात ये निकली थी कि जो कोर्ट में जो मामला उनका चला हुआ इंदिरा कपूर जी का, तो उसकी वजह से टिकट कट सकती है। लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया गया था, कल करीब 1000 से ज्यादा जो संख्या में जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, वो जितने भी थे लोग थे वो कार्यकर्ता थे, चाहे वो मंडल से जुड़े थे चाहे भाजपा से जुड़े थे। तो सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की जब बात कही थी, तो इससे जो था मैसेज एक गलत जा रहा था। तो हाईकमान को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्यों ना इस टिकट के बारे में सोचा जाए और इंदिरा कपूर की टिकट को काटकर नीलम नैयर को, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप एक उम्मीदवार पर है, और इसके वजह कर खुद पार्टी के भीतर भी आवाज उठ रही है, और विपक्ष तो विपक्ष है, विपक्ष तो उसको ज्यादा जोर शोर से उठाएगा। तो बीजेपी ने जो है टिकट ही बदल दिया, प्रत्याशी ही बदल दिया। बहुत शुक्रिया आपका हेम ठाकुर इस जानकारी के लिए। तो चंबा सदर सीट पर इंदिरा कपूर को जो पहले घोषित किया गया था बतौर प्रत्याशी, उन्हें हटाकर और अब दूसरे नीलम को वहां से जो उम्मीदवार बनाया गया है। और दूसरी अहम खबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खबर यह है कि ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस भी जो है वो दूसरी सूची जल्द ही जारी कर सकती है। तो कांग्रेस ने चूंकि पहली सूची जो जारी की है उसमें अब तक कुल 46 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहां पर कुल जो सीटें हैं हिमाचल प्रदेश वो 68 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कांग्रेस को 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं, और इस वजह से अभी ये बिल्कुल अब तब की स्थिति बनी हुई है कि अब आई सूची की तब आई सूची। और ऐसे में जो धड़कने हैं उन तमाम लोगों की जिन्हें लगता है कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका नाम तो सूची में रहना ही चाहिए, या फिर ये कि अगर उनको लगता है कि नाम होगा ही होगा, नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, इसलिए उनके पास भी समय कम है। तो ऐसी अब खबर है कि कांग्रेस जल्द उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक अभी भी कुछ सीटों पर हालांकि पेच फंसा हुआ है, जिसे लेकर पार्टी में मंथन जारी है। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी टिकट की रेस में आगे निकल गए, यानी कि उनको टिकट मिल सकता है। साथ ही किन्नौर के मौजूदा विधायक जगत सिंह नेगी के टिकट कटने की खबरें भी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। बता दें कि मंगलवार देर रात 46 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस जारी कर चुकी है, और अभी भी 22 उम्मीदवारों के ऐलान कांग्रेस को करने हैं। जिन सीटों पर ऐलान होने बाकी हैं उनमें किन्नौर, भरमौर, शिमला शहरी, हमीरपुर, चिंतपूर्णी, गगरेट, कुटलैहड़, नालागढ़, पांवटा साहिब, इंदौरा, देहरा, जयसिंहपुर, सुलह, कांगड़ा, मनाली, आनी, करसोग, नाचन, जोगेंद्रनगर, धर्मपुर, बिलासपुर, सरकाघाट सीट शामिल है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आज पार्टी ने बाकी बचे 6 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 62 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिराज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे प्रेम कुमार धूमल का इस बार पत्ता साफ हो गया है। बीजेपी ने आज जो दूसरी सूची जारी की है उस पे देहरा सीट से रमेश धवाला, ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह रवि, कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा, हरोली से प्रोफेसर राम कुमार, रामपुर से कौल नेगी को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो एक बार फिर आपको बताएं कि ग्राफिक्स के जरिए से आप बेहतर समझेंगे। ग्राफिक्स के जरिए से समझते हैं कि आज जारी सूची में से बीजेपी के उम्मीदवारों की कांग्रेस के किन उम्मीदवारों से टक्कर है।
ये जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि रविंद्र सिंह रवि की टक्कर होने जा रही है संजय रतन से। ज्वालामुखी सीट पर यह मुकाबला होगा और यह मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस ही होगा, जिसमें रविंद्र सिंह को टक्कर देंगे संजय रतन। जबकि कुल्लू सीट पर जो मुकाबला होना है उसमें महेश्वर सिंह जो बीजेपी के हैं उन्हें टक्कर मिलेगी सुंदर ठाकुर से। तो ये जो अलग अलग सीटें हैं, सीटों के हिसाब से आप समझिए कि कौन कौन से प्रत्याशी है जिसे एक दूसरे का मुकाबला करना है। हरोली सीट पर ये काफी अहम सीट मानी जा रही है। हरोली सीट पर जो मुकाबला है वो प्रोफेसर राम कुमार हैं बीजेपी से, उन्हें टक्कर दे रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। और मुकेश अग्निहोत्री जो है वो टक्कर देंगे। ये टक्कर को बताया जा रहा है कि टक्कर भी होगी या फिर एक तरफा मुकाबला हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। रामपुर सीट की बात करते हैं। रामपुर सीट पर मुकाबला है कौल नेगी बनाम नंदलाल। नंदलाल कांग्रेस से हैं, कौल नेगी बीजेपी से हैं। अगला चेहरा देखते हैं। अगला चेहरा और अगला विधानसभा क्षेत्र वो कौन सा है? तो ये हमने आपको पहले बताया था कि हरोली सीट पर मुकाबला मुकेश अग्निहोत्री का किससे होने जा रहा है, प्रोफेसर राम कुमार से। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं फिलहाल जो हमने आपको बताया है। अब जो आगे लिस्ट आनी अभी बाकी है, खासतौर से कांग्रेस की जो दूसरी सूची आनी है, उसकी जैसे ही वो सूची आती है हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आप तक वो जानकारी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। वही सोलन सीट पर एक बार फिर से ससुर दामाद में भिड़ंत होगी। जी हां, ससुर दामाद में भिड़ंत होगी। ससुर सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और एक बार जमाई राजा को पटखनी दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट पर दामाद बाबू फिर से ससुर के खिलाफ दंगल में उतर पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। सोलन के दंगल में ससुर के सामने दामाद। दामाद को एक पटखनी दे चुके हैं ससुर। क्या इस बार जमाई राजा बजाएंगे बाजा? उम्र 80 साल और जज्बा हर मोर्चे पर जीत का। ये सोलन से कांग्रेस के विधायक रिटायर्ड कर्नल धनीराम शांडिल हैं। जिन्हें पार्टी ने कई दावेदारों को दरकिनार कर फिर से सोलन सीट से ही मैदान में उतारा है। इधर इनके नाम का ऐलान हुआ तो उधर बीजेपी ने फिर से धनीराम शांडिल के साथ उनके दामाद राजेश कश्यप को टिकट देकर मुकाबले में खड़ा कर दिया। यानी ससुर ने जिस दामाद की कभी पूजा की थी, आरती उतारी थी, बीजेपी ने उसी दामाद के जरिए ससुर जी को कुर्सी से उतारने का दोबारा दांव खेला है। आरोप प्रत्यारोप तो कई बार अगर राजनीतिक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं तो उन आरोप प्रत्यारोप का कुछ नहीं है। हाँ, ग्राउंड रियलिटीज को सामने बखान करना वो दूसरी साइड भी करेगी, हम भी करेंगे। और मैं तो पिछली बार भी यही कहता था, अब भी कहता हूँ कि जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा का प्रश्न होता है, उस विचारधारा को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। उसमें चाहे तो परिवार के कितने नज़दीक के संबंधी हों, इससे कोई अंतर पड़ना मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक राजनीति का ताल्लुक है वो उसका एरेना डिफरेंट है और पर्सनल रिलेशन जो वो डिफरेंट होने चाहिए। 1996 में सेना से रिटायर्ड होने के बाद धनीराम शांडिल ने राजनीति में एंट्री की। उन्नीस 1999 में पहली बार शिमला से लोकसभा का चुनाव जीता। 2004 में कांग्रेस के टिकट पर शिमला से दोबारा सांसद बने।
2012 में पहली बार सोलन से कांग्रेस के विधायक चुने गए। 2017 में दूसरी बार सोलन से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 2017 में ही दामाद राजेश कश्यप ने पहली बार ससुर धनीराम शांडिल को बीजेपी के टिकट पर सोलन से चुनौती दी थी। लेकिन ससुर ने 671 वोटों से दामाद को पटखनी दे दी थी और अब फिर से दामाद दंगल में उतरकर ससुर के खिलाफ ताल ठोक रहा है। यहाँ की स्थानीय बहन रश्मिधर सूद जी, मैं इन सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाने के लिए जो है वो चुना है। और जैसा कि अभी आपने कहा है कि यहाँ पे अब आगे की जो है हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो हमारे रिलेशन में है। चलिए, ये रिलेशन भी चलता रहेगा, लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी के जो हमारे जितने भी जो कार्यक्रम है, जो हमारी नीति रीति है, उसको आगे ले जाना एक पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका एक धर्म है और मैं अपने पार्टी के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और जितने भी हमारे नेता हैं, उन सभी के साथ जो है हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत यहाँ सोलन से दिलाएंगे। बेशक ससुर दंगल के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन दामाद ने भी 5 साल में राजनीति के कई दांव पेच सीख लिए हैं। लिहाजा सोलन में ससुर दामाद के इस मुकाबले पर हर किसी की नजर बनी हुई है। सोलन से न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में बगावत के सुर बढ़ते ही जा रहे हैं। बागियों को मनाने के लिए पार्टी ने कई राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतार दिया है। एक एक कार्यकर्ता के घर जाकर उन्हें मनाने का टारगेट दिया गया है, लेकिन बगावत थमती दिखाई नहीं दे रही है। यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से त्याग कर दिया और लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाया और मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। वो कोई मंच नहीं छोड़ते थे जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपमानित नहीं करते थे। जब मेरे ये ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार उनके ऊपर उनको टिकट दे सकती है, तो मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए, वो जीतने की कैपेसिटी रखता है। और मैंने ये भी कहा उसमें, अगर आप टिकट उन्हीं को देते हैं तो हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। मेरे उस चिट्ठी का कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, मुझे इस बात का क्षोभ है। इसी बगावती बोल के साथ बीजेपी से इस्तीफा देकर प्रवीण शर्मा ने मंडी सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर दिया। प्रदेश बीजेपी के सचिव और प्रवक्ता की जिम्मेदारी के बाद वो फिलहाल चुनाव प्रचार प्रसार समिति के प्रदेश संयोजक जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे। जो मंडी सीट से अनिल शर्मा को टिकट मिलने पर बागी हो गए। आप कार्यकर्ताओं की मन की बात को आपको सुननी पड़ेगी। आज पूरे प्रदेश के अंदर विद्रोह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 5 वर्षों में मनमानी की हुई है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी है, उनके मनों को नहीं टटोला है। आज यही कारण है कि यहाँ पे भी निर्दलीय है, वहां पे भी निर्दलीय है, जहां जगह सुनने को मिल रहा है कोई निर्दलीय उतर रहे हैं। ये सिर्फ चंद नेताओं की लापरवाही का नतीजा है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के विचार से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इस्तीफा दिया है
बिल्कुल ऐसे ही आरोप लगाते हुए धर्मशाला मंडल के सभी बीजेपी नेताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। वहां बगावत दूसरे दल से आए राकेश चौधरी को टिकट देने पर फूटी, जिन्हें कार्यकर्ता अपना नेता मानने को तैयार नहीं। ये जो है रोष प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि 2022 का जो चुनाव है उसकी तारीख निश्चित हो गई है। कल भारतीय जनता पार्टी में ने जो अपनी लिस्ट निकाली उसमें धर्मशाला का जो प्रत्याशी है वो भाजपा का कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था, उसको जो ये टिकट दी गई। जो कांग्रेस का एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में अपना कार्य कर रहा है राकेश चौधरी, उसी को उसने पिछली बार जो था आज़ाद इलेक्शन लड़ा तो हमारी हाईकमान ने उसको टिकट दे दिया। उसके विरोध में सारी जनता जो है कल से प्रदर्शन कर रही है। कल मैं यहाँ नहीं था क्योंकि मेरी माताजी का देहांत हो गया, मैं उसके कार्य में व्यस्त था और आज कल ही इन लोगों से फ़ोन पर मेरा संपर्क हुआ तो मैंने इन्हें कहा था कि मैं आज समय निकाल कर जो है वो दफ्तर में आऊँगा और आपकी जो समस्या है उसके बारे में मैं आपसे रूबरू। तो अभी क्या निर्णय लिया गया? अभी निर्णय ये लिया गया कि अगर ये सभी लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। अगर इसी का टिकट रहता है तो इन्होंने सामूहिक जो है अपना इस्तीफा हर जो अपना मोर्चा है उनके मोर्चों ने और मंडल की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों ने मेरे पास लिखित तौर पे दिया है और मैंने उनका जो है इस्तीफा जो है एक्सेप्ट कर लिया है। बगावत की आग धर्मशाला से मंडी और कांगड़ा से हमीरपुर तक फैल चुकी है। धर्मपुर से टिकट नहीं मिलने पर वंदना गुलेरिया ने इस्तीफा दे दिया। नालागढ़ में कांग्रेस से आए लखविंदर सिंह राणा को टिकट से कार्यकर्ता बागी हो गए। पूर्व प्रत्याशी केएल ठाकुर ने 125 पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा दे दिया। करसोग से टिकट कटने पर एमएलए हीरालाल ने भी बागी सुर इख्तियार कर दिया है। चंबा में टिकट कटने पर विधायक पवन नैयर भी बगावती तेवर में हैं। कुसुमपट्टी से मंत्री सुरेश भारद्वाज को टिकट मिलने से विजय ज्योति से नाराज हैं। मंत्री सुरेश भारद्वाज की सीट बदलने से शिमला के कार्यकर्ता बागी हो चुके हैं। तो शाहपुर से पंकज पंकू ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मनाली से टिकट नहीं मिलने पर युवा नेता महेंद्र आजाद भी बागी हो गए। सुजानपुर से टिकट नहीं मिलने पर प्रकाश सडियाल भी बगावती तेवर में है। बैजनाथ से मुल्क राज प्रेमी के टिकट का भी विरोध हो रहा है। जवाली से विधायक अर्जुन सिंह ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो हमीरपुर में नरेश कुमार दर्जी ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। कोने कोने से उठ रही बगावत की आवाज शिमला से दिल्ली तक पहुंची तो बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई और आनन फानन में मिशन बागी शुरू कर दिया गया है। बगावत रोकने के लिए बीजेपी हाईकमान को एक्टिव होना पड़ा। राष्ट्रीय नेताओं को दिल्ली से शिमला भेजा गया। हर हाल में बागियों को मनाने के लिए कहा गया। हर नाराज कार्यकर्ता की लिस्ट मांगी गई। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं की लिस्ट मांगी गई। एक एक बागी के घर जाकर मिलने को कहा गया। 24 अक्टूबर तक हर हाल में बागियों को मनाने का लक्ष्य है। पूर्व प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे शिमला पहुंचे। बागियों को मनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं मंगल पांडे। प्रदेश स्तर के कई नेता भी बागियों को मनाने में जुटे हैं। कार्यकर्ता अपनी बात पर अड़े हैं। जिनके टिकट कटे वो निर्दलीय ताल ठोकने पर अड़े हैं। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि वो 4 दिन में सभी बागियों को मना लेगी। को मना लेगी, जो रिवाज बदलने के लिए किसी भी हाल में करना ही होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हिमाचल प्रदेश।